डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SPM में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आपकी BPSC जो TRE 3 का एग्ज़ाम है बेहद नज़दीक है। उसी के क्रम में हम लोग जो PGT पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, सॉल्व पेपर सॉल्व करें या अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके। और जो आपका कि ये हम लोगों का प्रयास ये है कि आप पहले ये जान लें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग तमाम जो अनसॉल्व पेपर है या तमाम और राज्यों के जो PGT के एग्ज़ाम हुए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व किए हैं, और एक ही टॉपिक से कैसे क्रैश से प्रश्न बनते हैं ताकि वो आपको पता हो जाए। तो उसी क्रम में हम लोग लगातार सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सॉल्व पेपर है आपका, ये जो इसमें ये आपके जो व्याख्या सहित मिलेंगे आंसर। इसमें जो क्वेश्चन है उसका व्याख्या भी है। तो आप चूँकि इसमें 100 क्वेश्चन है, आप थोड़ा इसको वीडियो पॉज करके लिए अलग से व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग थोड़ा इसको रैपिड मोड में पढ़ेंगे, जो थोड़ा तेज़ी से पढ़ने का मतलब ये है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। लगेंगे व्याख्या करने तो फिर आपका समय ज़ाया होगा, और हमको पता है कि ये समय आपके लिए बेहतर, कितना बेहतर और कितना कीमती है। एक एक जो सेकंड है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ना समझें कि हम लोग व्याख्या क्यों नहीं कर रहे। तो व्याख्या न करने का कारण यही है कि आपका समय ज़्यादा ना हो, ठीक। और लगातार हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि आप कम से कम समय में बेहतर या ढेर सारे क्वेश्चन से MCQs को सॉल्व कर सकें या देख सकें। चलिए, वही आपसे कहने की जरूरत न हो कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और अच्छा लगे तो भी अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए ताकि चैनल को और थोड़ा सा ग्रोथ हो, और हम लोगों का भी थोड़ा सा मतलब कि बस यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा उसमें नहीं लगे हैं कि बहुत बड़े राजा हो जाएं, बिल्कुल नहीं। बस हम लोग का ये मोटो है कि कम से कम जो लोग पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं इधर उधर भटकते हैं या उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, तमाम लोग दावा करते हैं कि यहीं से प्रश्न है, यहीं से। जब BPSC एग्ज़ाम कराता है तो वहाँ से भी नहीं आता है। वैसे जो TRE 2 में लगभग 200+ का सिलेक्शन हुआ बिना किसी उसके, हम लोग ने उसका क्रेडिट कहीं नहीं लिया कि हमने ये कभी थंबनेल बना के नहीं दिखाया कि हमारे इतने यहीं से लोग पढ़े थे, यहीं से पास, ऐसा कुछ नहीं है। बस चूँकि हाँ लोगों को जो सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, बस उसके लिए हम लोग थोड़ा सा मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, जो सॉवरेंटी का जो चैप्टर है या जो टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण है। उससे 2-3 प्रश्न आपसे बनते हैं और उसमें से 2-3 में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपका बनता है। देखिए पहला ही जो प्रश्न है आपका कि संप्रभुता के विधिक सिद्धांत की सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या किसने की। जो लीगल थियरी ऑफ सॉवरेंटी उसकी सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या करने वाले कौन है, तो आप सभी को पता है कि जॉन ऑस्टिन, ठीक। और उनकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, यानी विधि शास्त्र पर व्याख्यान। देखिए फ्रेंच वर्ड में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एकलवादी संप्रभुता को ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का परिणाम किसने बताया। बताइए। इसमें ऑलरेडी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं किसको कि ये किसने कहा, हेराल्ड जोसेफ लास्की। याद रखिए कि संप्रभुता का बहुत बड़ा आलोचक हुआ हेराल्ड जोसेफ लास्की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, एक विचार के रूप में संप्रभुता किससे संबंध है या संबंधित है। तो ये विचार के रूप में संप्रभुता विधि शास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित है। आप व्याख्या वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। संप्रभुता के विचार के निष्कासन की राजनीतिक विज्ञान की स्थायी सेवा होने का अभिमत किस ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ। किस ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ, तो ये जो पुस्तक है हेराल्ड जोसेफ लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये अलग से भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये पुस्तक किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जॉन ऑस्टिन के वैधानिक संप्रभुता यानी लीगल सॉवरेंटी के सिद्धांत से आगे चलकर कौन सा विचार उद्भूत हुआ। चौथा विचार आपका टोटलिटेरियनिज्म यानी सर्वाधिकारवाद। अगला प्रश्न देखिए 6, संप्रभुता के विचार को राजनीतिक सिद्धांत से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए, ये किसने कहा था। तो ये कथन कहा क्रैब महोदय ने। इसको ये मिसप्रिंट है, क्रैब ने कहा और बेहद महत्वपूर्ण कोट है। डाइसी के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता किस में निहित है, तो याद रखिएगा राजनीतिक संप्रभुता निर्वाचक वर्ग में निहित है।
8वां, दबाव समूह से लॉबी इस अर्थ में भिन्न होता है कि वह क्या है। तो वह क्या है, वो कार्यक्षेत्र विधायकों तक सीमित होता है। अगला प्रश्न देखिए, शासन पर 2 निबंध बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक टू ट्रीटिज़ ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है। तो ये पुस्तक है जॉन लॉक की। एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी इन्हीं की रचना है। 10वां प्रश्न है, लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या था। क्या था, तो था आपका कि सामाजिक यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो उद्देश्य था कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा या प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट। क्वेश्चन नंबर 11 कि 1588 में मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मुझे और भाई को। हॉब्स का ये कथन किस बात की ओर इंगित करता है। यानी मैं और मेरा भाई क्या है, मैं और भाई दोनों जुड़वा भाई थे। फेमस कोट किसका है, तो याद रखिएगा, ये पहली बात हॉब्स का कोट है, लेकिन किस और इशारा करता है इस बात को, तो तत्कालीन इंग्लैंड की स्थिति की ओर इशारा करता है। अगला प्रश्न, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों की स्थिति कैसी थी। तो प्रत्येक की दूसरे से युद्ध में संलग्नता या परस्पर युद्ध है क्या, युद्ध में संघर्षरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन, प्रकृति की ओर लौटो। देखिए प्रश्न को कैसे घुमा दिया है, भाषा परिवर्तित हो गई है कि प्रकृति की ओर लौटो, ये किसका आग्रह या किसका कथन है। तो प्रकृति की ओर लौटो, लौटो रूसो का आग्रह का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की सहज आवेगों का अदमन। क्वेश्चन नंबर 14, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य कैसा था। तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य नोबल सिविल सभ्य बर्बर था। अगला प्रश्न, आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक दर्शन में इस विचार का प्रतिपादन किसने किया कि प्रत्येक व्यक्ति उतनी भूमि का स्वामी हो जितनी पर वह स्वयं खेती कर सके। यानी जो संपत्ति का है, क्या उसने किया, जो होता है कि जितनी आपकी क्षमता हो या जितनी आवश्यकता उतनी ही आप करें। ये था जॉन लॉक का। देखिए अगला क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, रक्त संबंध से समाज का निर्माण होता है और समाज राज्य को जन्म देता है। राज्य की उद्भव विषय की मान्यता किसकी है। तो ये कथन है आपका मकाईवर का और इसकी पुस्तक है द मॉडर्न स्टेट, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जरा देखिए इसी में है कि रक्त संबंध राज्य के विकास का महत्वपूर्ण घटक है और क्योंकि रक्त संबंध समाज का निर्माण होता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये कोट भी ऐसे करके आपसे पूछा जाता है। 17 देखिए, राज्य को मनुष्य की दुर्बलताओं के प्रति रियायत मानने वाली विचारधारा कौन सी है। ये है आपकी व्यक्तिवादी विचारधारा। अगला प्रश्न, व्यक्तिवाद के यद भाव्यम यानी खुली प्रतियोगिता से क्या का अभिप्राय क्या है। खुली प्रतियोगिता का क्या अभिप्राय है कि सभी समान है या प्रतिबंध अप्राकृतिक है या राज्य के नियंत्रण का निषेध या सबके लिए समान अवसर। तो इसका मतलब ये है, यद भाव्यम का ये है कि राज्य के नियंत्रण का निषेध, यानी कि राज्य व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करे और व्यक्ति पर उसका कम से कम नियंत्रण हो। लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के उद्भव के मूल में क्या बात थी। क्या बात थी, वो था कि आर्थिक मंदी। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत किस विचारधारा का है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई, ये कथन आपका व्यक्तिवादियों का है। अगला प्रश्न देखिए कि आर्थिक समानता को एक वैज्ञानिक असंभावना किसने बताया। यानी कि मतलब कि आर्थिक समानता वैज्ञानिक असंभावना है कि वैज्ञानिक तौर से ये असंभावित है, संभावना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये था सर अर्नेस्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 22, मार्क्सवादी व्याख्या के अनुसार समानता का अभिप्राय क्या है। मार्क्सवादी व्याख्या के अनुसार समानता का अभिप्राय है कि समान आर्थिक स्तर पर हो सभी लोग। 23वां कि सभी अधिकारों में अग्रणी अधिकार कौन सा है। यानी सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है। सबसे पहला अधिकार आपका जीवन का अधिकार है, उसके बाद कोई अधिकार है। जिंदा रहेंगे तभी ना आपको कोई अधिकार मिलेगा, मर जाएंगे तो कौन सा अधिकार मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देखिए कि यह विचार किसका है, चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र की मैं रक्षा करूंगा। ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है वोल्टेयर का। 25, जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है। तो जे.एस. मिल के अनुसार जो स्वतंत्रता का महत्व है कि व्यक्तित्व के विकास में ये निहित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए कि लोकतंत्र के सिद्धांत क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं का अधिकार 1928 में हुआ और संयुक्त राज्य में 1919 और भारत में जब संविधान लागू हुआ 1950 तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन किस देश में है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो प्रचलन है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के लिए रूप में किसने परिभाषित किया। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये है अब्राहम लिंकन और ये 16वें राष्ट्रपति थे, अमेरिका के प्रथम निग्रो राष्ट्रपति थे। और ये जो इन्होंने बात कही ये आजकल का ट्रेंड का है कि ये कथन उन्होंने कहाँ पर कहा था, किस भाषण में कहा। तो गेट्सबर्ग के भाषण में उन्होंने कहा था। 29 देखिए कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो लोकतंत्र के लिए सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि जागरूक जनता हो, या जनता जागरूक हो। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा युद्ध लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा गया। तो था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न लोकतंत्र की नींव का पहला पत्थर कौन सा है। तो है जनता में विश्वास। और निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1972 ईस्वी तक महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। बताइए 1972 तक महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, कहाँ। तो स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 33 लोकमत की आत्मा क्या है। तो लोकमत की आत्मा है कि लोक कल्याण की भावना हो। 34 लोकमत समाज की मूल्य व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रक्षक माना जाता है क्योंकि यह क्या है, क्योंकि यह जन अभिरुचि का प्रतिबिंब होता है। 35 लोगों को अपने पक्ष में करने हेतु तानाशाही द्वारा कौन सा हथकंडा अपनाया जाता है। तो होता है लोकमत का छलावे का। नौकरशाही क्या कार्य करती है। तो नौकरशाही क्या कार्य करती है। तो याद रखिएगा नौकरशाही नीतियों का कार्यान्वयन करती है। क्वेश्चन नंबर 37 नौकरशाही का सांगोपांग अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है। तो नौकरशाही के सांगोपांग अध्ययन यानी पूर्णतः अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है। तो है आपके मैक्स वेबर और इसकी शुरुआत विंसेंट डी गॉर्नी के द्वारा की गई थी। मैक्स वेबर 3 प्रकार की सत्ता की बात करते हैं और उन्होंने नौकरशाही की सत्ता को क्या कहा, रेशनल और लीगल कहा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 38 कि समाचार पत्रों के लिए समाचार जुटाना किसका दायित्व होता है। तो होता है संवाददाता का। क्वेश्चन नंबर 39 कि मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता कौन है। कौन है वो। तो है आपके नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 40 19वीं सदी के उदारवाद का मूल मंत्र क्या था। तो 19वीं सदी के उदारवाद का मूल मंत्र यह था यद्भाव्यम, जैसे खुली प्रतीकता है तो ये होगा यद्भाव्यम लेसेस फेयर, इसी को बोलते हैं। और उदारवाद का जनक कौन हुआ। 41 है कि मार्क्सवाद के अनुसार परिवार की संस्थागत प्रकृति क्या है। मार्क्सवाद के अनुसार परिवार की जो संस्थागत प्रकृति है वो है आदिम व्यवस्था। 42 कि नवीन व पुरातन उदारवाद में अप्रत्याशित रूप से प्रवाहित विचार बिंदु क्या है। तो है आपका व्यक्तिवाद। 43 देखिए पूंजीवाद के गढ़ में से पूंजीवाद को उड़ा देने वाले बारूद की खोज निकालने का दावा मार्क्स ने किस संदर्भ में किया था। तो पूंजीवाद के अंतर्निहित विरोधाभास के रूप में। अगला प्रश्न देखिए कि संसार के मजदूरों एक हो जाओ, यह आह्वान किसका था। बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह आह्वान किसका था आप बताइए। तो यह आह्वान था आपका कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न कि अपनी वैचार की अस्पष्टता होने के बावजूद फासिस्ट दल ने जिस बात को 2 टुक शब्दों में वादा किया था वह थी कौन सी। तो इटली के प्रभाव का विस्तार। अगला प्रश्न 46 फांसीवादी दल का संस्थापक कौन था। फांसीवादी दल का संस्थापक आपके कौन थे, मुसोलिनी। 23 मार्च 1919 को मिलान नगर में फ्रांसिस डी कमिटमेंटो या फांसी सैन्य दल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 बेंथम द्वारा प्रतिपादित पेनोप्टिकॉन योजना का संबंध किस बात से था। किस बात से था। तो था सजावटाओं की निगरानी व नियंत्रण। अगला प्रश्न देखिए
कि फांसीवादी राज्य की प्रकृति क्या थी। तो फांसीवादी राज्य क्या होते हैं? कॉर्पोरेट स्टेट या निगमित राज्य या निगम राज्य। 49 बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी हुई है? बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत जो है वो सुखवाद के ऊपर टिकी हुई है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 50 कि किस स्थिति में राज्य का विरोध करना उचित ठहराया जाता है? तो है राज्य द्वारा अधिकारों का हनन हो तब आप राज्य का विरोध कर सकते हैं। अगला कि कौन से आदर्शवादी चिंतक ने विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधि प्रदान करते समय दर्शन शास्त्र में फिसड्डी करार दिए जाने के बावजूद इस विषय के आचार्य के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की? तो थे इमैनुअल कांट। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, इस मान्यता का प्रतिपादन किसने किया? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, इसकी मान्यता किसने, इसका मान्यता इसका है? तो ये है आपके हेगल महोदय। अगला प्रश्न समाज से असमानता के निवारण हेतु गांधीवादी उपाय क्या है? तो उसके लिए सर्वोदय। क्वेश्चन नंबर 54 अलिखित संविधान उसे कहते हैं जो अंशतः लिखित हो, जैसा कि ब्रिटेन का है। 55 कि संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है क्योंकि यह सत्ता का स्रोत होता है। 56 देखिए मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है? यानी मंत्रिमंडल जो है यानी सरकार है उस पर संसद किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करती है? तो याद रखिए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, निंदा प्रस्ताव के माध्यम से और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, तीनों है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और कौन समावेश नहीं? ये है महाभियोग इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत में संसदीय प्रजातंत्र का व्यवहार में मुखिया कौन मुखिया है? व्यवहार में मुखिया कौन होता है संसदीय लोकतंत्र में? तो होता है आपका प्रधानमंत्री। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संसदीय विशेषाधिकारों से क्या अभिप्राय है? तो यह है कि सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। अगला प्रश्न देखिए कि गांधी जी द्वारा संचालित कौन से आंदोलन को एक आलोचक ने अराजकता का व्याकरण कहा है? किसने कहा? तो है किस आंदोलन को? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 60 कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से था? किस राज्य से था? तो था आपका पंजाब से। ये राइट आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण, बेहद आसान सा प्रश्न है ये। ये थे आपके विमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 62 देखिए अगला प्रश्न कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मंत्र किसने दिया? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, किसने कहा? तो लोकमान्य तिलक ने कहा। कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां थे। साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में दिया? तो इसने नेहरू रिपोर्ट के रूप में उत्तर दिया। और 65 देखिए द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना इसी को बोलते हैं। 66 भारतीय नौत्थान से जुड़ी किस संस्था का शताब्दी वर्ष 1997 में मनाया गया? देख लीजिए प्रश्न कैसे बन सकता है। आप ये होगा रामकृष्ण मिशन और इस मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 67 देखिए वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन थी? तो था आपका बंग भंग आंदोलन। 68 गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई। महात्मा गांधी के लिए अधनंगा फकीर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी के लिए अधनंगा फकीर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है रोजेज इन दिसंबर
रोजेज इन दिसंबर किस राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता की आत्मकथा है और बेहद महत्वपूर्ण है? तो रोजेज इन दिसंबर ये पुस्तक है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कि किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो था दांडी मार्च। पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी? तो था लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ये बेहद आम सा क्वेश्चन है और बार बार आपसे पूछा जा रहा है, इस पर आप कृपया ध्यान देंगे। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ये हुई 1934 में। 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की स्थापना की या इसकी नींव रखी। 1933 में पंजाब समाजवादी दल बना और अक्टूबर 1934 में विधिवत अखिल भारतीय समाजवादी दल का गठन हुआ, जिसमें उसका संविधान तथा निश्चित काफ़ी तय हुआ। ठीक है। 74 कि भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भारत में राष्ट्रवाद के पैगंबर कौन है? तो है आपके श्री अरविंद। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध टर्की के खलीफा से था, यानी तुर्की के खलीफा से। 76 है कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कब किया था? कब घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 77 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जून 1939 में उसका पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस तथा उपाध्यक्ष शरदोल सिंह कविश्वर थे। 78 लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के निर्वासन काल में कहाँ रखा गया था? कहाँ रखा गया? तो मांडले जेल में, ये पोर्ट ब्लेयर में है। 79 कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली विदेशी महिला कौन थी, या कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? प्रश्न एक ही है। तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उनसे एक साल पहले महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की। वही बेलगांव अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन जिसकी एकमात्र गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने स्वयं की थी। क्वेश्चन नंबर 80 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये था मोहम्मद इकबाल की रचना है। 81 स्वराज दल की स्थापना जिस मुद्दे को लेकर हुई वह मुद्दा क्या था? तो वह मुद्दा था काउंसिल में प्रवेश, और 1930 में याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी की संज्ञा किसने दी? और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका संबंध है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। अगला प्रश्न 83 एसआर बोमई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्यों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो एसआर बोमई मामले में क्या हुआ कि संसद द्वारा पुष्ट बिना राज्य विधानमंडल को भंग नहीं किया जा सकता। 84 भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी वो है आपका अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 85 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से हिस्से में वर्णित हैं? तो राज्य के जो डीपीएसपी यानी जो नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक है। और इसी भाग 4 क में 51 क में कौन शामिल है? मौलिक कर्तव्य। 86 को देखिए कि भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा सर्वप्रथम किसे मिला? किसे मिला? सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण किसका हुआ? तो था आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए 87 संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला हुआ है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला हुआ है? तो है आपका अनुच्छेद 368 भाग 20
और संशोधन करने के 2 प्रावधान हैं। क्वेश्चन नंबर 88, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद 94 में इसका वर्णन है। कि 89, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो इसकी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता किसने की? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। क्वेश्चन नंबर 90, कि संविधान के कौन से भाग में राज्य से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? किस भाग में? नीति निर्देशक तत्वों में, यानी भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसे हटाने का विशेषाधिकार संसद को नहीं है? किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो है आपका महान न्यायवादी। 92 देखिए, राज्यसभा में किसी मुद्दे पर सरकार के हार जाने पर क्या परिणाम होगा? अगर किसी मुद्दे पर सरकार हार जाती है तो उसका परिणाम क्या होगा? तो ये है कि राज्यसभा में हार जाती है उसका कोई परिणाम नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपल कहाँ से लिया गया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जल्दी अब आजकल के ट्रेंड में एक क्वेश्चन बन रहा है, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो वी द पीपल यानी हम भारत के लोग, ये शब्द लिया गया है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से, न कि अमेरिकी संविधान से। अगला प्रश्न देखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 217(1) के अनुसार। 95, संसद द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प होता है? तो हो सकता है कि उसके पास और संसद द्वारा धन विधेयक पारित हो गया तो उसके पास एकमात्र विकल्प यह है कि उस पर हस्ताक्षर करे, क्योंकि इससे पूर्व उसकी स्वीकृति से ही प्रस्ताव लाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, कि निवारक निरोध अधिनियम से कौन सा मूल अधिकार प्रभावित होता है? ये होता है आपके जीवन का अधिकार। डियर स्टूडेंट, फिर से हम लोग बता दें कि हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो TRE 3 का एग्जाम है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, और इसमें भी पीजीटी पोलिटिकल साइंस के लिए हम लोग ये सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, और देखिए हम लोग इसको केवल कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल कर, लगभग हम लोग 100 MCQs को सॉल्व करें, कम से कम में कम आपका समय ले रहे हैं। चलिए ठीक है। और लास्ट क्या दिए है आपका 97, कि उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबंध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? कौन देता है? तो है आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। 98 देखिए, किस देश के संविधान में अधिकारों को जोड़ने के लिए प्रथम संशोधन किया गया? तो ये था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और 1791 के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपसे। 99, कि सत्ता परिवर्तन के बाद किस देश की व्यवस्था का पुनः उसका पुराना नाम दिया गया? तो था आपका ईरान। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, कि भारतीय संघीय व्यवस्था को प्रोफेसर वेयर यानी केसी वेयर ने अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा दी है, क्योंकि उनका मानना है कि शक्ति विभाजन में केंद्र का पड़ना भारी है, इसलिए इसको उन्होंने सेमी फेडरलिज्म या अर्ध संघवाद की बात करता है। कौन? केसी वेयर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना तो आप अपनी स्पीड जो है 2 कर लीजिए, ताकि जल्दी कम समय में अधिक क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।